बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बखैर रागले। इट्स मी आतिफ वकास और ये हमारे सेकेंड चैप्टर यानी वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का 5th लेक्चर है, जिसमें आज मैं कुछ वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा। लेकिन जैसा कि आप अब तक एटलीस्ट मेरा तरीक़ाकार समझ चुके होंगे कि मैं लेक्चर्स के दौरान ज़्यादातर कोशिश मेरी ये होती है कि आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो स्ट्रेंथन कर सकूं, आपके कॉन्सेप्ट्स जो है क्लियर करा सकूं, क्योंकि प्रैक्टिस ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ये स्टूडेंट्स का काम होता है। तो मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर वो सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें एक चैप्टर के अंदर जो मुझे लगता है कि किसी तरह से इंपॉर्टेंट है वो आपके साथ डिस्कस करूँगा, और आप जाके कोई अच्छी सी MCQs की बुक उठाएं, या मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप पास्ट पेपर्स उठाएं, MD-CAT के, ईटा के, नस्ट के, नम्स के, जहाँ से भी आपको रेलेवेंट, मैं इस बात पे जोर दे रहा हूँ, रेलेवेंट क्वेश्चंस वो उठाएं और उनकी प्रैक्टिस करें। रेलेवेंट से मेरी मुराद ये है कि अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आप इंजीनियरिंग के पास पेपर्स देखेंगे, आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं आप मेडिकल के पास पेपर्स देखेंगे। ऐसा बिल्कुल ना करें कि आप कहीं से भी आपको कोई क्वेश्चन मिले फिजिक्स का और वेक्टर से फॉर एग्जांपल रिलेटेड है और आप कहते हैं कि ये मुझे नहीं आता, ये क्यों नहीं आता। ऐसा नहीं है। ये इस तरह होता है कि चूँकि फिजिक्स एक वास्ट फील्ड है और उसमें हर तरह के लेवल के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए तो अमूमन सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं जिनकी आगे किसी न किसी तरह से मेडिकल साइंसेज में उनकी ज़रूरत पड़नी है, तो वो बेसिक चीज़ें उनको उनके टेस्टों में भी पूछी जा सकती हैं और उनको मालूम भी होनी चाहिए। दूसरा, वेक्टर्स या कुछ जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए फिर वो है कि उसका थोड़ा सा स्कोप वास्ट है, उनको थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस की तरफ भी जाना चाहिए। और फिर बाकी जो है कभी कभी मेरे इंस्टाग्राम पेज पे या व्हाट्सएप पे या मैसेंजर पे या मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जैसा भी उनको मौका मिलता है, स्टूडेंट्स मेरे साथ क्वेश्चन शेयर कर रहे होते हैं, तो अमूमन क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल रिलेवेंट ही नहीं होते। अब हम भी कंफ्यूज होते हैं कि स्टूडेंट को क्या कहें, क्योंकि कभी कभी मैं स्टूडेंट्स को कह देता हूँ ये इरेलेवेंट है, तो वो किसी और से पूछ रहा है, वो समझता है कि ये बताना नहीं चाहता। हालांकि जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, मैं मुख्तलिफ टेस्टिंग एजेंसी में मुख्तलिफ टाइम्स में काम करता रहा हूँ, तो मुझे पता है कि क्वेश्चन सेटर्स जो हैं जब क्वेश्चन बनाते हैं तो वो कोई बुक नहीं उठाते MCQs की कि वहाँ से वो कॉपी कर लें और जनाब वो जो है टेस्ट में वो क्वेश्चन आ जाएँ। ऐसा हो सकता है, कोइंसिडेंस हो सकती है कि जो क्वेश्चन फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन सेटर हूँ और मेरे सामने लर्निंग आउटकम्स पड़े हुए हैं, ये लर्निंग आउटकम्स जो होते हैं हर चैप्टर के स्टार्ट में आपकी टेक्स्ट बुक में लिखे होते हैं, या आपका जो सिलेबस होता है पर्टिकुलर जिस टेस्ट के लिए आप अपीयर होते हैं उसका सिलेबस पहले से शेयर हो चुका होता है, तो उस सिलेबस के अंदर जो लर्निंग आउटकम्स होते हैं क्वेश्चन सेटर्स उनको देखते हैं। हो सकता है ऐसे कोइंसिडेंस हो जाए कि मैं कोई क्वेश्चंस बनाऊं और ऑलरेडी वो क्वेश्चन किसी MCQ की बुक में मौजूद हो, उन्हीं अल्फाज में मौजूद हो, तो ऐसा क्वाइट पॉसिबल है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। FSC के स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स जो मेडिकल कॉलेजेस या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के लिए इंट्रीचर्स दे रहे हैं, उनको चाहिए कि अपनी टेक्स्ट बुक के लर्निंग आउटकम से एक स्टेप भी ऊपर इधर उधर न जाएं। और अगर आपको कहीं भी किसी भी चैप्टर में लगता है कि ये चीज़ रिलेवेंट है या नहीं है, तो मैं अवेलेबल हूँ, मैं आप एतमाद कर सकते हैं। मैं मुख्तलिफ़ टेस्टिंग एजेंसीज़ के साथ मुख्तलिफ़ वक्तों में काम करता रहा हूँ और मुझे पता है कि कौन सी चीज़ रिलेवेंट है और कौन सी चीज़ इरिलेवेंट है, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। या अगर आपका अपना टीचर, जाहिर है टीचर्स जानते होते हैं, चाहे उन लोगों ने क्वेश्चन सेट किए हों या न किए हों, लेकिन बहरहाल दे नो बिकॉज दे टीच द सेम थिंग्स एंड उनको टाइम के साथ साथ ये तजुर्बा हो चुका होता है कि वो किस तरह जो इरेलेवेंट चीज़ें हैं उसको साइड पे करके स्टूडेंट के लिए चीज़ें आसान कर दें। सो बातें बहुत ज़्यादा हैं, टाइम कम है, लेकिन ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था, ताकि आप इरेलेवेंट चीज़ों में ना उलझें। पहला क्वेश्चन, ज़ाहिर है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम एक वास्ट फील्ड है, मैथमेटिक्स भी है, फिजिक्स भी है, तो इसमें हर तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैं जैसे कि पहले भी बात कर चुका हूँ, रेलेवेंट चीज़ों के ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। सबसे पहले तो इस तरह के क्वेश्चंस के विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वेक्टर और विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वेक्टर, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको पता हो। अब ये मैं इधर प्रैक्टिस नहीं करा सकता बिकॉज कितने वेक्टर क्वांटिटीज़ आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद है, तो हर एक क्वांटिटी का इधर एक लिस्ट बनाकर आपसे पूछना कि जी ये वेक्टर है, ये वेक्टर नहीं, ये थोड़ा सा मेरे लिए कम से कम मुश्किल है। आप जब स्टडी करते हैं तो पहले चैप्टर, दूसरे चैप्टर, तीसरे चैप्टर, जो आप आगे जाते हैं, आपको जो भी फिजिकल क्वांटिटी मिलती है उसके मुतालिक आपको पता होना चाहिए कि ये वेक्टर है या स्केलर है, इसकी यूनिट्स क्या हैं, इसकी डायमेंशंस क्या हैं। 3 बातें मैंने बताई, नेचर वेक्टर है या स्केलर है, और दूसरी चीज़ यूनिट्स, और तीसरी चीज़ डायमेंशन। ये तकरीबन हर क्वांटिटी की आपको मालूम होनी चाहिए। अब इकट्ठे सारी क्वांटिटीज़ लिखकर उनकी लिस्ट याद करना इंतहाई मुश्किल काम है और ये बेवकूफ़ी भी है।
आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो भी कॉन्सेप्ट या जो भी फिजिकल क्वांटिटी आपके सामने ड्यूरिंग द प्रैक्टिस आती है टाइम के साथ साथ इन 3-4 महीनों में, तो वो साइड पे लिखें और उसके साथ ये लिखें कि इसकी यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, उसका नेचर क्या है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि इनमें से कौन सा वेक्टर है या इनमें से कौन सा वेक्टर नहीं है। ये एक बात ध्यान में रखें। दूसरा, फिर यूनिट की कुछ टाइप्स हैं, जैसे यूनिट वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, या जीरो वेक्टर है, इसको नल वेक्टर भी कहा जाता है। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ के मुतालिक एक आध क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन असाइन करने के लिए यूज़ होता है। नल वेक्टर की डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होती है, जिस वेक्टर के साथ उसको ऐड किया उसी डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन हो जाती है, आप उसकी कोई डायरेक्शन एज्यूम कर सकते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या होता है हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑरिजिन से किसी पॉइंट तक, किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऑरिजिन से किसी पॉइंट तक का जो वेक्टर होता है वो पोजीशन वेक्टर होता है। पोजीशन वेक्टर 2 डायमेंशंस में स्पेस में उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ होता है। 3 डायमेंशनल केस में उसके 3 कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एक्स, वाई एंड जी। फिर आपको पता होना चाहिए कि हर कंपोनेंट की डायरेक्शन में अपना एक यूनिट वेक्टर होता है। जैसे एक्स डायरेक्शन में आई यूनिट वेक्टर होता है, वाई डायरेक्शन में जे यूनिट वेक्टर होता है और जी डायरेक्शन में के यूनिट वेक्टर होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो इसको एमसीक्यूज बन सकते हैं बेशक, और ये आपके जहन में हो। फिर यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, तो इसकी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं करा लेता हूँ। हो सकता है इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए कि लाइक आपसे कहा जाए कि एक वेक्टर है ए और दैट इज़ 3i + 4j, और आपसे कहा जाता है कि इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करें। तो यूनिट वेक्टर की डिफिनीशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इट इज़ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर को आपने मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दिया। वेक्टर तो गिवन है दैट इज़ 3i + 4j, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट करना है, वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका है लाइक एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर + वाई कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर द रूट, एंड देन यू गेट 3i + 4j डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर से 9 आता है, 4 स्क्वायर से 16 आता है, 9 + 16 से 25 आता है। सो 3i + 4j डिवाइडेड बाई 25 अंडर द रूट, एंड जब मैं इसका स्क्वायर रूट ओपन कर दूं तो मेरे पास आ जाता है 5। सो 3i + 4j डिवाइडेड बाई 5 इज स्क्वायर रूट ऑफ 25। मैंने पहले भी आपको बताया था जब हम मैग्नीट्यूड के मुताबिक बात कर रहे थे कि मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए ये चूंकि जब आप स्क्वायर रूट ओपन करते हैं तो ये -5 और -5 का प्रोडक्ट भी 25 आता है, जबकि 5 और 5 का प्रोडक्ट भी 25 आता है, लेकिन मैं यहाँ पर पॉजिटिव 1 चूज़ करूँगा। सो ये मेरे पास यूनिट वेक्टर आ गया 3/5i + 4/5j। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यूनिट वेक्टर ऐसे कैलकुलेट करते हैं। फिर ये कहा जा सकता है कि जी एक वेक्टर है और उसका नेगेटिव वेक्टर बताएं, इसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर बताएं। तो इस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर जाहिर है ये अगर a है तो उसका नेगेटिव वेक्टर -a होगा। -a का मतलब है उसका x कंपोनेंट भी नेगेटिव हो जाएगा, उसका y कंपोनेंट भी नेगेटिव हो जाएगा। और अगर मैं आपसे इसका मैग्नीट्यूड पूछूं तो आपको पता हो कि इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, क्योंकि -3 का स्क्वायर हो या -4 का स्क्वायर हो वो भी आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो इसका भी मैग्नीट्यूड जो है दैट इज 5। तो सेम यूनिट वेक्टर आएगा। लेकिन अगर मैं इसका अब यूनिट वेक्टर पूछूं, इसकी डायरेक्शन की बात करूं, तो अपोजिट टू दिस वन होगा, बिकॉज ऊपर अब नेगेटिव साइन आएगा, सब में ये सारे नेगेटिव हो जाएंगे, डिनोमिनेटर वही रहेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड पॉजिटिव रहता है। तो अब ये डायरेक्शन होगी उस यूनिट वेक्टर की जब इस नेगेटिव वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करूं। हाँ, अब ये पूछा जा सकता है कि एंगल बिटवीन वेक्टर एंड इट्स नेगेटिव वेक्टर, तो वेक्टर और उसके नेगेटिव वेक्टर के दरमियान एंगल जो है वो 180 होता है। एक नॉर्थ की तरफ होता है, दूसरा साउथ की तरफ होता है, एक ईस्ट की तरफ होता है तो दूसरा वेस्ट की तरफ होता है, यानी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है, तो एंगल उसमें 180 डिग्री होगा। अब मैं कुछ वेक्टर एडिशन के मुतालिक क्वेश्चंस की अगर बात करूँ तो वेक्टर एडिशन पे भी सफिशिएंटली क्वेश्चंस बन सकते हैं। जब आप वेक्टर्स को आपस में ऐड करते हैं, मैंने प्रीवियसली भी बताया था कि रेंज उसका ये होता है कि एक दफ़ा दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को ऐड कर दो, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर दो, इसके दरमियान ही कोई वैल्यू आ सकती है उनका वेक्टर्स। और फिर अगर डायग्राम की फॉर्म में अगर इस तरह का कोई फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूँ, ये एक वेक्टर है ए, ये एक दूसरा वेक्टर है बी, ये एक तीसरा वेक्टर है सी, तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि इनका रिजल्टेंट क्या है, सो ये ए रिजल्टेंट है, बी रिजल्टेंट है, सी रिजल्टेंट है या 0 रिजल्टेंट है। तो आप
जानते हैं, क्योंकि मैं इस पे ऑलरेडी बात कर चुका हूँ लेक्चर के दौरान, कि जब भी आपने रिजल्टेंट पॉइंट आउट करना है डायग्राम में से, तो ट्रिक ये होगी कि आपने ये देखना है कि कौन सा इनमें ऐसा है कि जिसकी एक साइड पे 2 टेल जुड़े हैं, एक साइड पे 2 हेड जुड़े हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें कोई रिजल्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पहला वेक्टर है, पहले वेक्टर की हेड से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हुआ, दूसरे वेक्टर की हेड से तीसरा वेक्टर स्टार्ट हुआ, और आप देख सकते हैं कि तीसरे वेक्टर का हेड पहले वेक्टर की टेल पे आ गया। तो ऐसी सूरत में हमारे पास रिजल्टेंट जो है वो 0 वेक्टर होता है, क्योंकि नल वेक्टर की यही पहचान है कि जब भी वेक्टर्स आपस में इस तरह मिलें कि वो एक क्लोज पॉलीगॉन बनाएं, यानी पहले वेक्टर का टेल यानी लास्ट वेक्टर का हेड पहले वेक्टर की टेल पे आ जाए, तो हम कहते हैं रिजल्टेंट 0 है। तो इन क्वेश्चंस, इन तीनों में से कोई रिजल्टेंट वेक्टर नहीं है। ये 3 वेक्टर आपस में मिलकर 0 वेक्टर देते हैं। क्यों? क्योंकि आखिरी वेक्टर का हेड पहली वेक्टर की टेल पे आया है। आप इसको पहला वेक्टर मानते हैं तो उसमें भी यही सिचुएशन है, इसको पहला वेक्टर मानते हैं तो उसकी भी यही सिचुएशन है। तो रिजल्टेंट यहाँ पर हमारे पास 0 वेक्टर है। फिर इस तरह हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि जी ये एक क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, दूसरा इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे कहा जाए कि a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी, एंगल बिटवीन a एंड b क्या होगा? 0, 45, C 90, D नन। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें ना कि वेक्टर्स का सम उनके मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैं कोई यूनिट वेक्टर मेंशन कर लूँ ताकि वायलेशन ना हो रूल्स की, बिकॉज वेक्टर के सम से भी वेक्टर ही आना चाहिए। तो ये जो a प्लस बी है, आप कब ऐसा करते हैं कि 2 वेक्टर्स की एडिशन में सिंपली उन दोनों को ऐड करते हैं? जब वो दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में हो। अगर एक वेक्टर इधर है और दूसरा वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, तो इनके सम का मतलब है सिंपली उनके मैग्नीट्यूड्स को आपस में ऐड कर दें, तो ये उनका रिजल्टेंट भी होगा। तो ऐसा तब होता है जब दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हों, उनमें एंगल 0 हो। अब ये सवाल इस तरह से भी हो सकता है कि आपसे ये पूछा जाए, थोड़ा सा चेंज कर दूं, ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि सम और डिफरेंस, 2 वेक्टर्स का सम और डिफरेंस, इनका मैग्नीट्यूड आपस में सेम है। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ क्योंकि जाहिर है सम और डिफरेंस की डायरेक्शन लाजमी तौर पे अलग होंगी। तो अगर उनके मैग्नीट्यूड्स आपस में सेम है तो एंगल क्या होगा? तो ये सिचुएशन आप यहाँ पे ड्रा कर लें। तो ये एक वेक्टर है और यहाँ पे मैं दूसरा वेक्टर ड्रा कर लूँ, ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो ये a प्लस बी जो है, a प्लस बी, ये वाला वेक्टर है फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ लास्ट। लेकिन a माइनस बी जो होगा उसमें b को आपने रिवर्स करना है, माइनस है ना, तो वो नीचे आ जाएगा इस तरह। और अब आप ड्रा कर लें तो फिर ये ऐसे हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि a प्लस बी इसका मैग्नीट्यूड और a माइनस बी इसका मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है। लेकिन ऐसा तब होगा जब आपके पास एंगल 90 हो। क्यों? क्योंकि इसको मैं आगे एक्सटेंड कर दूँ ना, तो ये 90 डिग्री बना रहा है। तो अगर 90 से कम ज़्यादा होगा तो फिर ये ट्रू नहीं होगा। यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चेक कर लूँ 90 से कम ज़्यादा होने पे क्यों फ़र्क होगा। देखिए ये ए है और दूसरा मैं बी इधर ड्रा कर, ये ए है, ये बी है। अब इन दोनों में एंगल 90 डिग्री नहीं है, ठीक है। इसमें कोई एंगल है जो यहाँ पे मैं ड्रा कर लेता हूँ, ये एंगल है। अब मैं बी का रिवर्स लेता हूँ तो ये इधर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये पहले का रिजल्टेंट है a प्लस बी का, और ये जो है फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ लास्ट, ये a माइनस बी का मैग्नीट्यूड है। तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड आपको नज़र आ रहा है कि ये डिफरेंट हैं, इसलिए सिर्फ तब ऐसा मुमकिन है जब एंगल 90 डिग्री हो। फिर हम एडिशन ऑफ वेक्टर क्या, एक क्वेश्चन जो है वो इस तरह से मैं आपसे पूछ लूँ कि 2 वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर a है और एक वेक्टर b है, और इसके मुताबिक आपसे कहा जाए कि a जो है b का डबल है, ठीक है। a जो है मैग्नीट्यूड में b के डबल है। पूछा ये जाए कि जी उनका रिजल्टेंट क्या होगा। अब ऑप्शंस गिवन होंगे, मैं ऑप्शंस की तरफ नहीं जाता, मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। अब ये नहीं कहा गया कि उनमें जो है एंगल क्या है, तो मैं क्या करूँगा, मैं जनरल रूल ये वाला लिखूँगा r, और ये मैं ऑलरेडी लेक्चर के दौरान आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड्स का,
प्लस ट्वाइस फर्स्ट टाइम्स सेकेंड एंड एंगल बिटवीन दैम। नाउ एंगल नहीं दिया गया तो ऑप्शंस में आंसर में आपको इसी तरह की एक्सप्रेशंस गिवन होंगी। एक एक्सप्रेशन ये फॉर एग्जांपल गिवन होगी, तो ये तो जनरल एक्सप्रेशन है, ये तो हमेशा ठीक होगा, ये करेक्ट ऑप्शन होगा ए। लेकिन चूंकि यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन भी साथ में गिवन है तो फिर इसके अंदर ये हम पुट कर लेते हैं। ए की जगह मैं 2b पुट कर लूँ, यहाँ पे भी 2b आ जाएगा, तो फिर आप इसकी नई शेप देख लें। ये हो जाएगा जी 4b² प्लस b² प्लस 4b² कॉस थीटा। तो ये 4b² प्लस ये 5b² हो जाएगा प्लस 4b² हो जाएगा और साथ में कॉस थीटा। अब इन दोनों में से b² कॉमन ले सकते हैं, जिसको बाहर आप लिख सकते हैं, और या पहले मैं इनमें से कॉमन ले लूँ, b² मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस 4 टाइम्स कॉस थीटा। याद रहे गलती से भी इन दोनों को आपने ऐड नहीं करना, क्योंकि ये सिर्फ 4 नहीं है, ये 4 कॉस थीटा है। हाँ, अगर यहाँ पर कुछ एंगल के बारे में बता दिया जाए कि वो 0 है या 90 है या वट एवर से, तो फिर अकॉर्डिंगली आपने वहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर लेनी है। तो r जो है सिंपली क्या हो जाएगा, r इज़ b² स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, b हो जाएगा और अंदर आपके पास 5 प्लस 4 कॉस थीटा रह जाएगा। तो दैट इज़ द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसमें कहा गया था कि a इज इक्वल टू 2b और थीटा नहीं बताया गया था और आपसे रिजल्टेंट मांगा था। तो ये तरीका है, इस तरीके से आप करेंगे। फिर इस तरह के क्वेश्चंस एक फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि जी 2 वेक्टर्स हैं जिनका सम जो है, 2 वेक्टर्स 2 फोर्सेस हैं, F1 है और F2 है, उनका सम 16 है और फिर वो कहते हैं कि जी उनका मैग्नीट्यूड जो है 8 है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 8 है और रिजल्टेंट उन दोनों में से स्मॉलर के परपेंडिकुलर है। तो रिजल्टेंट फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ F1 स्मॉलर है, तो रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू F1। बिकॉज ये दो उसमें परपेंडिकुलर हैं तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा। ये जनाब रिजल्टेंट है और ये वो स्मॉलर वेक्टर है जिसकी हमने यहाँ पे बात की है कि स्मॉलर वेक्टर के वो परपेंडिकुलर है। तो ये रिजल्टेंट है, तो यहाँ से यहाँ दूसरा वेक्टर मैं ड्रा करूँगा, ये F2 है, ये F1 है और ये वाला रिजल्टेंट। क्यों? क्योंकि एक साइड पे आप देख सकते हैं 2 हेड हैं, एक साइड पे 2 टेल हैं, तो ये रिजल्टेंट है। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करूँगा, बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेनियस F2 का स्क्वायर इक्वल है R के स्क्वायर के प्लस F1 के स्क्वायर, और चूंकि R मैं जानता हूँ 8 है और F1 जो है वो F2 माइनस 16 है, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट की जा सकती हैं। F2 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस F2 माइनस 16 स्क्वायर, और जब ये स्क्वायर हम खोलते हैं तो ये 64 आता है, ये F2 स्क्वायर आता है, ये 16 का जो स्क्वायर है 256 आता है, और फिर इसके साथ में मज़ीद माइनस में 2ab का फार्मूला a माइनस b होल स्क्वायर, सो माइनस 2 टाइम्स 16 इट गिव्स 32 मल्टीप्लाइड विद F2। इसको अब सिंपली F2 का स्क्वायर, इधर भी F2 का स्क्वायर है, F2 जिसके साथ है उसको लेफ्ट पे ले आते हैं, ये हो जाएगा, और 64 और 256 आपस में मिलकर 320 बन जाते हैं, बिकॉज 4 और 6 10, ये 260 हो जाएगा, 260 प्लस 60 इज 320 एंड दिस गेट्स कैंसल। सो आपके पास जो F2 आ जाता है, F2 दैट इज 320 डिवाइडेड बाई 32 एंड फ्रॉम हियर यू गेट 10। सो F2 इज 10 एंड F1 जो है वो 10 माइनस 16, सॉरी यहाँ पर ये 16 माइनस 10 था, ये खुज़माहुम माज़कार न कही अल्लाह दे माफ़ी हो की। सो 16 माइनस 10 से 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। ये छोटी सी गलती मुझे ज़रा बख्श दीजिएगा। इसके बाद मैं थोड़ा जाऊँगा प्रोडक्ट के कुछ एग्जांपल्स के ऊपर, प्रोडक्ट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, सॉरी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में ये बात अहम है कि जब 45 डिग्री पे होते हैं वेक्टर्स एक दूसरे के साथ, तो फिर उनका
एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड और वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होता है। जब भी कोई वेक्टर ऐसे हो कि वो 45 डिग्री बनाए हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ, तो फिर उसका जो एक्स कंपोनेंट है और जो उसका वाई कंपोनेंट है वो दोनों आपस में, ये एक्स कंपोनेंट और ये वाई, वो दोनों आपस में सेम होते हैं। तो ये कब होता है? क्यों? क्योंकि ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए वाई इज ए साइन थीटा। और आप जानते हैं कि काज 45 हो या साइन 45 हो, इन दोनों का रिजल्ट सेम ही आता है। काज 45 फॉर एग्जांपल ए ऑफ काज 45 डिग्री लिखूँ और ए ऑफ साइन 45 डिग्री लिखूँ तो ये आ जाता है ए टाइम्स cos of 45 is 1 divided by square root of 2 and the same is for sine, it is 1 divided by square root of 2। तरीका मैंने बताया था, अगर आप भूल गए हैं दोबारा वो वीडियो देखें जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह ये टेबल आपने याद रखना है। तो दोनों साइड पे आपके पास सेम आ जाता है, इसलिए 45 डिग्री पे एक्स और वाई कंपोनेंट सेम होंगे। कभी कभी ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये एक ब्लॉक है जो एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर पड़ा है और इस इंक्लाइंड प्लेन के साथ ये एंगल बना रहा है 45 डिग्री, ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए कि जी इसका वेट जो है, ये वेट का एक ज़ाहिर है इसका वेट है, अगर ये कंपोनेंट वेट का अननोन है, इसको y1 कह दे, w1 कह देता हूँ, और ये कंपोनेंट आपको बता दिया जाए कि जी ये 50 न्यूटन है, तो आप बता सकते हैं कि ये कंपोनेंट क्या होगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी वेक्टर का, अगर कोई वेक्टर 45 डिग्री बना रहा है तो उसके दोनों कंपोनेंट्स आपस में सेम होते हैं, तो इसमें आप ये कंपोनेंट भी 50 न्यूटन ही लेंगे। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, ये तो एक एग्जांपल थी, और भी हो सकते हैं। फिर हमने बात की थी ऑलरेडी प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में किस तरह के क्वेश्चन सामने आ सकते हैं, उसमें वो तो मैंने उधर ही लेक्चर के दौरान प्रैक्टिस करा ली थी कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर आपको याद दिला दूँ, ए कॉस थीटा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इस प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ये है ए कॉस थीटा और ये होता है ए डॉट बी डिवाइडेड बाई सिंपली बी, ये बी का मैग्नीट्यूड है। फिर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, बी का ए के ऊपर साया, तो ये होता है बी कॉस थीटा एंड दैट इज ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ऊपर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, नीचे मैग्नीट्यूड। तो इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। और फिर ए डॉट बी इज ज़ीरो, जबकि ए इज नॉन ज़ीरो, बी इज नॉन ज़ीरो। सो व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन ए एंड बी? तो चूँकि हम जानते हैं कि ए डॉट बी इज़ ए बी कॉस थीटा, तो अगर तो ए भी नॉन ज़ीरो है, बी नॉन ज़ीरो है और रिजल्ट ज़ीरो है, तो इसका मतलब है ये ज़ीरो है। तीन चीज़ों का प्रोडक्ट ज़ीरो है, तो उन तीनों में से कोई एक ज़ीरो होगा या दो ज़ीरो होंगे या तीनों ज़ीरो हो सकते हैं। तो ए और बी तो ज़ीरो नहीं है, तो इसका मतलब है काज ऑफ थीटा ज़ीरो है। तो काज ऑफ थीटा कब ज़ीरो होता है? जब थीटा या 90 हो या 270 हो। लेकिन मोस्टली जैसा कि पहले भी मैंने कहा था, वेक्टर्स में हम अमूमन उनके दरमियान स्मॉलर एंगल लेते हैं, तो 90 डिग्री वो एंगल है कि जिसमें कॉस थीटा में ज़ीरो रिजल्ट देता है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज ज़ीरो। और इसमें एग्जांपल्स बहुत सारी और भी हैं, जैसे टेंशन इन स्ट्रिंग ऑफ पेंडुलम के बारे में पूछा जाए कि क्या वो वर्क कर सकता है या नहीं, तो फिर वो टेंशन ऊपर की जानिब होती है और डिस्प्लेसमेंट उसके परपेंडिकुलर होती है। तो डिस्प्लेसमेंट और टेंशन के दरमियान 90 डिग्री है, इसलिए फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट से हमें ज़ीरो मिलेगा, वर्क ज़ीरो होगा। फिर इस तरह भी पूछा जा सकता है यही क्वेश्चन कि जी सेंट्रीपिटल मोशन करती हुई किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, तो ये पूछा जाए कि क्या सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क कर सकती है, तो आप कहेंगे नहीं। उसमें भी यही रीज़न होगा कि ऑब्जेक्ट टेंजेंशियली मूव कर रहा है, जबकि फोर्स रेडियल होती है। रेडियल कंपोनेंट और टेंजेंशियल कंपोनेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो ऐसी सूरत में भी वर्क ज़ीरो होगा। तो चाहे वो ये कह दें कि क्या न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के ऊपर वर्क कर सकती है, आप कहेंगे नो। क्या अर्थ जो है मून के ऊपर वर्क कर सकता है, आप कहेंगे नो। क्या न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी चेंज कर सकता है, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज करने के लिए ज़रूरी है कि उस पर वर्क करे। वर्क नहीं कर सकता क्योंकि परपेंडिकुलर है, ऑरिजिन यहाँ से,
तो इसलिए वो काइनेटिक एनर्जी को भी चेंज नहीं कर सकता। तो इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन जिससे मिलते जुलते आपके सामने आ सकते हैं मुख्तलिफ टेस्टों में, तो इसके लिए माइंड खुला रहे। क्रॉस प्रोडक्ट की जहाँ तक बात है तो उसका चूंकि रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, तो वो भी यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ A क्रॉस B, सो A क्रॉस B इज A B साइन ऑफ थीटा with some unit vector n, and that unit vector is always perpendicular to A, it is perpendicular to B. So you can always say that result of cross product is always perpendicular to the plane in which the two vectors lie. तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने आ सकते हैं। टार्क की मिसाल हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने टार्क के मुताबिक बात की और मैंने आपको बताया था कि R और F जिस प्लेन में होंगे टार्क उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा क्रॉस R, सो वो लीनियर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। बिल्कुल इसी तरह R क्रॉस P मोमेंट आर्म मल्टीप्लाइड विद द लीनियर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम के परपेंडिकुलर। तो इस तरह बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल सकते हैं। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट कब जीरो होता है, टार्क कब जीरो होता है, जब एंगल या ज़ीरो हो या 180 हो। यानी ये पूछा जाए कि जी फोर्स जो है, फोर्स और आर आपस में पैरेलल है या फोर्स इधर है और आर इस डायरेक्शन में है, तो इन दोनों सूरतों में यहाँ पर थीटा 0 है, यहाँ पर थीटा 180 है। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन ऑफ 0 भी 0 होता है, साइन ऑफ 180 डिग्री भी 0 होता है। तो ऐसी सूरत में सारे क्रॉस प्रोडक्ट्स 0 होंगे, चाहे वो आर और एफ के दरमियान हो या कोई से दो वेक्टर्स हों बजाय इन दोनों के, तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। तो टार्क उसकी एक एग्जांपल है कि टार्क के बारे में पूछा गया है, तो फिर टार्क 0 होगा जब एंगल या 0 हो या 180 हो। और ऐसा आपकी टेक्स्ट बुक में एक जगह पे है भी कि क्या जो है अर्थ जो है मून के ऊपर टार्क एग्जर्ट कर सकती है, आप कहेंगे नहीं। उसकी क्या वजह है, क्योंकि ये अगर अर्थ माना जाए और ये इसको मून माना जाए, तो अर्थ और मून के दरमियान जो फोर्स होती है ये सेंटर टू सेंटर होती है। तो ये फोर्स बिल्कुल सेंटर पे एक्ट कर रही होती है इस डायरेक्शन में, और मोमेंट आर्म आर भी यही है। सो रेडियल फोर्स जो है उसमें अमूमन रेडियल फोर्स टार्क नहीं प्रोड्यूस कर सकती, क्योंकि रेडियल से मुराद होती है एलॉन्ग द रेडियस दैट इज मेकिंग एंगल 0 विद रेडियस। इट मे बी एंटी पैरेलल टू द रेडियस, उसको भी हम रेडियल कंपोनेंट ही कहेंगे, लेकिन उसका हमेशा जो है टार्क 0 होगा, और वजह ये होगी कि एंगल या 0 होगा या 180 होगा। फिर ये पूछा जा सकता है कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों के मैग्नीट्यूड आपस में सेम है, तो उसके लिए क्या सूरत हाल होगी। ए बी cos theta is the magnitude of dot product and AB sin theta is the magnitude of cross product। और ये दो कब सेम होंगे, जब cos theta और sin theta सेम होंगे। और ऐसा कब होता है, जब थीटा 45 डिग्री हो। ये भी इस तरह के भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। फिर हम थोड़ा सा कंकरेंट फोर्सेज और इक्विलिब्रियम के मुतालिक भी एक क्वेश्चन डिस्कस कर लें। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है और उसको आपने दो रस्सियों के ज़रिए से सस्पेंड कर लिया है यहाँ पे, ठीक है ये, और इस रस्सी में मौजूद टेंशन T है, इसमें भी मौजूद टेंशन जो है वो T है। आपसे इसका वेट मांगा जाए, तो इसके लिए आपको ये एंगल गिवन होगा और इस टेंशन की वैल्यू भी गिवन होगी। मैं इसका जनरल सोल्यूशन बता दूं कि आपने सारे वेक्टर्स के कंपोनेंट बना लेने हैं। इस टेंशन के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट होगा Tx, एक कंपोनेंट होगा Ty। इसका जो कंपोनेंट लेफ्ट पे होगा वो होगा -Tx। रीज़न ये है कि अगर राइट वाले को मैं पॉजिटिव मानता हूँ, जैसा कि कन्वेंशन है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये x होता है, ये y होता है, ये -x होता है, ये -y होता है, तो लेफ्ट वाले को मैं माइनस मानूंगा। और y जो है ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव होती है। लेकिन चूंकि इस टेंशन का भी y कंपोनेंट ऊपर है और इस टेंशन का y कंपोनेंट भी ऊपर है, तो आप ये इस तरह लिखेंगे कि ये वेट जो है, ये दो तो आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, जबकि वेट के साथ ये फोर्सेस जो है बैलेंस हो रही हैं। तो हमने क्या करना है, Ty प्लस Ty, ये ऊपर है पॉजिटिव है, वेट नीचे है -W, दैट इक्वल्स टू 0। मैंने कहा था कि नेगेटिव वेक्टर्स के अंदर डायरेक्शन शो करता है, तो मैं ऊपर कोई एरो नहीं डाल रहा, मैं नेगेटिव से ही वो डायरेक्शन के बारे में वो स्पेसिफिकेशन कर रहा हूँ। तो W साइड पे चला जाएगा, 2 टाइम्स Ty इज W। नाउ टेंशन की का y कंपोनेंट क्या होगा, हम जानते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। सो y कंपोनेंट इज T sin थीटा, तो 2 दफ़ा T sin थीटा आपके लिए वेट आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। T गिवन होगा, थीटा गिवन होगा, वैल्यूज पुट कर लीजिएगा एंड गेट द रिजल्ट। So this is how we use concurrent forces or equilibrium to solve problems. And then finally एक दो क्वेश्चन मैं कोशिश करता हूँ सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से रिलेटेड भी आपसे पूछ लूँ।
उसमें ये है कि एक तो ये क्वेश्चन है जो ये एक एग्जांपल जो है ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी मौजूद है। इरेगुलर एक ऑब्जेक्ट है और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं है और इसका वेट हमने फाइंड करना है जो हमें मालूम नहीं है, एफ इज़ अननोन। इसलिए और फिर ये है कि इसको यहाँ पर किसी पॉइंट के ऊपर पाइवट किया गया है, ये पाइवट पॉइंट है और यहाँ पे इसके साथ कोई लोड सस्पेंड कर दिया गया है। मैं मान लेता हूँ कि इस लोड का मास है 5 kg और इसको बैलेंस कर दिया गया है। अब अगर मुझे इसका वेट चाहिए तो मुझे मालूम होना चाहिए कि इसका मोमेंट आर्म क्या है, बिकॉज मैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करूँगा जिसमें हमने बात करनी है किस चीज़ की, टार्क की। तो टार्क के लिए फोर्स और मोमेंट आर्म दोनों मालूम होने चाहिए। अब फोर्स अननोन है, मोमेंट आर्म अगर मालूम होगा तो वो यूज़ करके आगे हम टार्क कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए मोमेंट आर्म गिवन होगा, लेट सपोज मैं मान लेता हूँ कि ये है 20 सेंटीमीटर और इसके लिए जो ये जो डिस्टेंस है ये भी मैं मान लेता हूँ कि चलो ये 30 सेंटीमीटर, मैं रफली कर रहा हूँ। और अगर ये 30 सेंटीमीटर है, ये वाला 20 सेंटीमीटर है, तो ये फोर्स कितना होगा? सिंपल है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स आपने अप्लाई करना है। फोर्स चाहिए, इसका वेट चाहिए न्यूटन्स में, गिवन है मास। तो करेंगे क्या, क्लॉकवाइज टार्क्स और एंटी क्लॉकवाइज टार्क्स आपस में सेम होने चाहिए, तब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। देखते हैं यहाँ पे इस पॉइंट को 1, इस पॉइंट को 2 कह दें। 1 के ऊपर जो टार्क लग रहा है दैट इज टार 1, 2 के ऊपर जो टार्क लग रहा है दैट इज टार 2। यहाँ पर जो है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 मल्टीप्लाइड विद, इसको मैं F1 कह देता हूँ और इट इज़ मल्टीप्लाइड विद R1 मल्टीप्लाइड बाई F1 या F1 मल्टीप्लाइड विद R1। इन दोनों से फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। हाँ, वेक्टर फॉर्म में इससे फ़र्क पड़ता है, तो फिलहाल हम उसकी तरफ नहीं जाते, मैं सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो R1 F1 इज इक्वल टू R2 F2। नाउ F2 इज F विच इज़ अननोन एंड R2 इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो आपके पास सिचुएशन ये होगी F वुड बी R1 F1 डिवाइडेड बाई R2। अब F1 क्या है, हमें तो मास गिवन है, तो आपने ऑप्शंस में देखना है कि अगर G की वैल्यू 10 पुट करते हैं तब आंसर सही आता है, या G की वैल्यू 9.8 पुट कर लें तब सही आता है। कभी कभी ये होता है कि आप जल्दी में, तो आपको चाहिए कि आप 10 ही पुट कर लें। लाइक R1 20 सेंटीमीटर है। अच्छा, इसमें चूंकि रेशो है 2 आर्स का, तो इसलिए सेंटीमीटर से मीटर्स में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेंटी कैंसल्स विद सेंटी, सो इट मेक्स नो डिफरेंस। मीटर के साथ इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर सिर्फ टार्क फाइंड करना है तो फिर उसमें आपको मीटर्स लिखने हैं, न्यूटन मीटर टार्क का यूनिट है। F1 जो है वो आप 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर लें mg, बिकॉज F इज इक्वल टू mg, वेट इज इक्वल टू mg, तो ये 5 टाइम्स 10 हो जाएगा। तो ये बड़ा आसान हो गया है, अभी 0 और 0, सो ये 3 है, ये 10 है, तो 3.3 वट एवर इट में भी, ये तो मैंने जनरली कुछ लिखा था। बहरहाल यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा 33 न्यूटन्स। और अगर आप ऑप्शंस देखें वहाँ पर 33 नहीं है, तो फिर आप 9.8 से चेक कर लें। मैंने तो 10 पुट किया था ना, फिर शायद उसमें आपको करेक्ट ऑप्शन मिले, लेकिन इसके करीब करीब लाजमी तौर पे कोई आंसर होगा, तो वो आप वहाँ से अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में बन सकते हैं, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करा सकता। आप खुद प्रैक्टिस करें, और जैसे कि पहले भी मैंने आपको कहा, अगर आपको लगे कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आप सॉल्व नहीं कर सकते, मेरे साथ शेयर करें, मैं आपको उसका भी सोल्यूशन बता दूंगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। द लॉयल ऑफ अमान।